आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस लोन एक्सपर्ट मिस्टर विवेकानंद झा हैं, जिनको फाइनेंशियल सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं, जिसके ज़रिए इन्होंने कई इंडिविजुअल्स को और कई इंस्टीट्यूशंस को हेल्प आउट किया है गुड फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। आज सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर विवेकानंद झा। थैंक यू। थैंक यू। बिजनेस लोन कितने प्रकार के होते देखिए मनीषा मैम, बेसिकली क्या है बिजनेस लोन, क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, बिजनेस लोन किनको चाहिए होता है। आपने बहुत परफेक्ट क्वेश्चन किया है, बिजनेस लोन क्यों चाहिए होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं अगर बात करूं बिजनेस लोन के लिए, तो बिजनेस लोन दो टाइप के होते हैं मेजरली। अगर बात करूं, एक होता है सिक्योर, जिसमें हम कोलेट्रल रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, या तो मॉर्गेज करके बिजनेस के लिए फंड लेते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारा, वो है अपने स्टॉक को हम मॉर्गेज कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम अपने बिजनेस के लिए फंड को रेज करते हैं। तीसरा एक और तरीका है, जो सिक्योर में हमारे पास कुछ फंड्स होते हैं, उसको हम एफडी करते हैं, एफडी के अगेंस्ट बिजनेस के लिए हम लोन बोरो कर लेते हैं। ये तो हो गया सिक्योर, लेकिन इसकी कुछ तो खासियत है और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर बात करूं खासियत की, तो जब हम सिक्योर बिजनेस लोन लेते हैं तो होता क्या है कि हमें मिनिमम टू मिनिमम एक ब्याज देना पड़ता है बैंक को। बैंक भी समझती है कि हमारे पास कुछ भी है, अगर बिजनेस कल को लॉसेस में भी जाता है तो वी हैव द मॉर्गेज, तो हम उसको सेल आउट करके अपनी जो भी रकम दिया हुआ है कंपनी को बिजनेस को रन करने के लिए, वो हम रिकवर कर लेते हैं। तो सो दैट कि वहाँ पे रिस्क जो बैंक का होता है ना, वो मिनिमाइज होता है, सो दैट कि वो आपको कम से कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बट इसकी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि किसी भी बिजनेस में फ्यूलिंग के लिए जब आपको बिजनेस लोन चाहिए होता है, तो या तो आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेंगे, स्टॉक को करेंगे, और आपके पास अगर फंड है तो आप एफडी के अगेंस्ट लेंगे। यही तीन वे है सिक्योर बिजनेस लोन का। बट इसकी लिमिटेशंस है ना। अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास 5 करोड़ का है, हैं? बट आपको बिजनेस को स्केल करना है 50 करोड़ पे, तो बैंक तो उस 5 करोड़ के अगेंस्ट ही आपको 70 to 85% फंड देगा। बट आपको स्केल करना है 50 करोड़ के लिए, तो आप कैसे करोगे। तो वो जो बैरियर्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड और एक्सपेंशन के लिए। इसी के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेस के लिए एक अलग वे आउट निकाला, जिसे हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। ये मेजरली अगर मैं बात करूं 100 बिजनेस में से, तो तकरीबन 30 से 35 ऐसे बिजनेस होंगे जो मोर्गेज लोन, सिक्योर लोन में लेकर के अपने बिजनेस को फ्यूल अप करते हैं। बट अगर मैं बात करूं 65% से 70% ऐसे इंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे एमएसएमईज हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अनसिक्योर बिजनेस लोन के थ्रू ही अपने बिजनेस को फ्यूल अप कर पाते हैं। बेसिकली इसमें बैंक या एनबीएफसी क्या देखती है, तो इसमें जो बैंक और एनबीएफसी है वो देखती है कि आपका बिजनेस करने का क्या एक्सपीरियंस है, आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, क्या आपके बिजनेस में वो पैसे अगर फ्यूल अप करते हैं, आपको लेंड करते हैं, पैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए देते हैं, तो क्या अगले 2 साल 3 साल या जो भी टेनर वो डिसाइड करते हैं, क्या उसको रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारी मेजरमेंट्स पैरामीटर्स होते हैं जो बैंक और एनबीएफसी देखता है आपको जब भी अनसिक्योर बिजनेस लोन देते हैं। तो इस ये जो प्रकार हैं, मेजरली 2 प्रकार हैं, एक तो सिक्योर बिजनेस लोन ले सकते हैं, एक अनसिक्योर बिजनेस लोन ले सकते हैं। तो सर जी। एक बिजनेसमैन कैसे पता कर पाएगा कि मैं एलिजिबल हूँ बिजनेस लोन के लिए? जी। मनीषा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप जब बिजनेस लोन की बात कर रही हैं तो अभी सिक्योर बिजनेस लोन की बात कर रही हैं या फिर अनसिक्योर बिजनेस लोन की बात सर कर मैं रही हैं। अनसिक्योर बिजनेस लोन के बारे में जानकारी चाहूंगी कि जो मेरे साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं जी उनको इस बारे में नॉलेज हो, जी जी जी। क्योंकि जो प्रॉपर्टी है हर किसी के पास नहीं होती है। और तो जो अनसिक्योर अगर बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स में हम मूव करते हैं तो हमारी क्यों एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ नॉलेज बताएं। जी जी जी। इंडिया के अंदर जो अनसिक्योर बिजनेस लोन बोरो करने का जो पैरामीटर्स है, वैसे तो
हर एक बैंक और हर एक एनबीएफसी की अपनी एक स्किल अप है, उसकी अपनी एक मेजरमेंट है, पैरामीटर्स है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट ओवरऑल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जो बेसिक होनी चाहिए, जो एक बिजनेसमैन, एमएसएमई या एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में फंड अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ पे उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब जा कर के वो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करे या फिर मूव करे या उसके लिए सोचे। तो बेसिकली जो अगर आपको एक हेल्दी अमाउंट अपने बिजनेस के लिए फ्यूल अप करना है तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली वो पैरामीटर्स क्या है कि आपकी बिजनेस का 3 साल पुराना होना चाहिए। अब इसमें 3 साल पुराना ही क्यों होना चाहिए, इसमें एक मैटर करता है क्योंकि करंट ईयर में आप रनिंग है, लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर होता है क्लोजिंग, तो उसमें पूरी वैल्यूएशन होती है कि आपकी कंपनी किस लेवल पे गया, और उससे लास्ट जो ईयर होता है मतलब लास्ट थर्ड ईयर, उसमें ये देखा जाता है कि 3 साल जो आपने एक स्टेबल किया बिजनेस को या मोर देन 3 ईयर, तो उसमें क्या आपके अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, क्या डेटर्स हैं, क्या क्रेडिटर्स हैं, कितने, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो कितने स्टॉक आपके रुके हुए हैं, ट्रेडर हैं तो स्टॉक में क्या है डेडलाइन आपकी, जो पेमेंट साइकिल्स है वो क्या है, इन सब की मेजरमेंट के लिए अनसिक्योर बिजनेस लोन में 3 साल का पुराना रजिस्ट्रेशन या बिजनेस करता हुआ होना चाहिए। एक तो ये मेजर पैरामीटर्स हैं। हालांकि आप अगर आज के डेट में बिजनेस लोन अनसिक्योर के लिए आप प्लान करोगे तो बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी या फिनटेक है जो ये दावा करती है कि मैं 12 महीने पुराने बिजनेसमैन को बिजनेस लोन दे देता हूँ, बट सब उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो रिस्क टेकिंग है, वो सारी चीज़ें एक अलग लेवल पे जाती है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी पैरामीटर्स देखते हैं कि जो 3 साल पुराना होना चाहिए, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है कि हमारा टर्नओवर क्या है। बेसिकली अगर 3 साल हो गया और अगर हमने 50 लाख से भी स्टार्ट किया या 10 लाख से भी स्टार्ट किया, तो एक साल में अगर 10 लाख से हमने स्टार्ट किया है तो रोटेशनल होता है 7 to 8 टाइम्स, मतलब एक साल में 80 लाख का टर्नओवर होगा, दूसरे साल में वही रिपीटेड होगा। तो ओवरऑल जो टर्नओवर चाहिए होता है 3 साल में किसी हेल्दी बिजनेस के लिए, तो अगर 1 CR प्लस है तो बैंक या एनबीएफसी को ये लगता है कि आप पैसे को सही से यूटिलाइज कर पा रहे हो, बिजनेस में सही से रोटेट कर पा रहे हो और आपका बिजनेस हेल्दी है। मतलब अगर बैंक या एनबीएफसी आपको पैसा देगी तो वो रिकवर हो जाएगा। दूसरी सबसे मेजर बात होती है कि आपकी रेजिडेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, ये एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। हालांकि ये अनसिक्योर है तो कोई प्रॉपर्टी का पेपर नहीं चाहिए, बट एक ये होता है कि आपका अपना घर है, आप पिछले 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं, या फिर अगर रेंट पे भी रह रहे हैं तो रेंट पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपकी स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी क्या है। ऐसा तो नहीं एवरी ईयर आपका रेजिडेंशियल प्रेमिसेस चेंज हो रहा है या क्या है, वो भी मेजर करता है। अगर ये 3 पैरामीटर्स में आप खरे उतरते हैं तो एक अच्छा लोन अमाउंट कम से कम ब्याज दर पे आपको बैंक या एनबीएफसी इजीली ऑफर कर दे। तो ये 3 पैरामीटर्स किसी भी बिजनेसमैन को चेक करना होगा कि इस पे हम स्टैंड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मिस्टर झा, अब एक कॉमन बिजनेसमैन है, लोन के लिए जाना चाह रहा है, एंड जी आपको एक्सप्लेन किया कि ये पैरामीटर्स हमें चाहिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज भी चाहिए होंगे ना सर? जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्कस कीजिए सर इसके जी बारे में। जी। जो बैंक अनसिक्योर बिजनेस लोन में जिस टाइप की कंपनी रजिस्ट्रेशन को स्टडी करती है, मेजरली वो 3 टाइप के होते हैं। अगर बात करूं तो जो 100, अगर मैं बात करूं 100 बिजनेस है तो मोस्टली क्या होता है कि उसमें से मोर देन 40% प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि आजकल आपने सुना होगा चाहे वो लीडर हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीच कर रहा हो, कोई एचआर हो या कोई मिनिस्टर हो, सिर्फ यही कहता है कि नौकरी करो मत नौकरी दो, मतलब बिजनेसमैन बन जाओ। तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता, बस जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं उनको ये दिखता है कि यहाँ पे ये मार्जिन है, ऐसे मार्जिन सेट है
और वो अपना एक बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। तो बहुत ईजी है, वो प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं क्योंकि वो पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड में तक नहीं पहुंच पाते। जी। तो मेजरली हम लोग जो स्टडी करते हैं और हम लोग जो प्रोसेस करते हैं फंड में, वो 3 टाइप के कंपनी को ज़्यादातर हम लोग देखे हैं जो इंडिया में जिस पे लोन करते हैं। एक प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप हो गया और प्राइवेट लिमिटेड हो गया। मेजरली प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ऑनरशिप प्रूफ के लिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो उसके इंडिविजुअल केवाईसी हो गए। दूसरा जो आता है वो बिजनेस केवाईसी। बिजनेस केवाईसी लाइक अगर वो उसके नेचर ऑफ बिजनेस में जीएसटी अप्लीकेबल है तो जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर अप्लीकेबल नहीं है, जैसे फूड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे अप्लीकेबल नहीं है, तो लाइक उधर एफएसएसआई का लाइसेंस हो, कोई मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल लाइसेंस हो, या अगर जिस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है तो उसके कंसर्न अदर डिपार्टमेंट का जो भी लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। 2 साल का फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर में तो इंडिविजुअल जाता है तो आईटीआर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अगर 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो हमें ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। लास्ट 1 साल का 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन होते हैं। प्रोप्राइटरशिप में बस ये चाहिए होता है। एडिशनली अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में कुछ जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके केवाईसी चाहिए होता है, बिजनेस के केवाईसी चाहिए, पार्टनरशिप डीड हो गया, कंपनी का पैन कार्ड हो गया, कंपनी के लास्ट 2 ईयर के फाइनेंशियल हो गए, 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो गया। सेम अगर प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो ऑल डायरेक्टर्स के केवाईसी चाहिए होता है। कंपनी केवाईसी लाइक आपके इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, एओए, एमओए, और आपकी जो भी डायरेक्टर्स लिस्ट हैं, शेयर होल्डिंग लिस्ट हैं, वो चाहिए होता है। उसके अलावा आपको पैन कार्ड चाहिए होता है। फिर कंपनी का वही 2 साल की फाइनेंशियल, पैन का आपको आईटीआर, सीओआई, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो मैंडेटरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। 12 महीने का बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो ये सिंपल से पेपर चाहिए होते हैं। तो सर जो हमारे साथ जुड़े साथी हैं वो ये जानना चाहे कि सर डॉक्यूमेंटेशन तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, अब प्रोसेस क्या रहेगा आगे हमारे लोग के? मैम बिल्कुल सही। बहुत सारे सिनेरियो है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे वे हैं जहाँ से आप लोन का प्रोसेस कर सकती हैं या कोई भी बिजनेसमैन कर सकता है। मेजरली क्या होता है, बिजनेस लोन चूंकि एक अनसिक्योर लोन है तो डिपेंड करता है उस बिजनेस को रिक्वायरमेंट कितना है और उसकी एलिजिबिलिटी कितनी बन रही है। क्या एक बैंक से ही होगा, 2 बैंक से होगा, या क्या। हमारे इंडिया में मेजरली क्या देखा गया है ना कि जब बिजनेस करते हैं तो ऑन रिकॉर्ड, जिसे हम बुक में दिखाते हैं, वो ट्रांजेक्शन अलग होता है, एलिजिबिलिटी अलग होता है, बट ईएमआई पेइंग कैपेसिटी उससे डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं किसी का 1 करोड़ का टर्नओवर है, वो एलिजिबल है 10 लाख का। 10 लाख का मोटा मोटी ईएमआई जो आ जाता है वो महीने का 3 साल के लिए महीने का 34 से 35 हज़ार का आ जाता है। तो बुक में हमें दिख रहा है कि वो 10 लाख के लिए एलिजिबल है, बट आउट ऑफ द बुक हमें ये लग रहा है, अब उसका मिल्क का वर्क है तो बहुत ज़्यादा कैश में डील होता है, वो पेइंग कैपेसिटी उसका 1 लाख रुपए का महीने है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है, कितनी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेंशन करना चाहता है। तो डेफिनेटली अगर बहुत छोटा अमाउंट है तो डेफिनेटली उनके अपने बैंक अकाउंट होगा या नियर बाय ब्रांच होगा, उधर से जा। लेकिन जब वो एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ अलग रकम की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली एक परफेक्ट लोन कंसल्टेंट या लोन एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ लोन कंसल्टेंट और लोन एक्सपर्ट की, ना कि कोई वो जो कि जाता है और लोन दिला देंगे, हम यहाँ से करा देंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में बिजनेस लोन देने के लिए इंडिया के अंदर, अगर मैं ओवरऑल सारे स्टेट की बात करूं तो 105 बैंक और एनबीएफसी है, और 105 बैंक और एनबीएफसी है मीन्स 105 टाइप के पैरामीटर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये वही डिसाइड कर सकता है जो इन सब को स्टडी करके, कैलकुलेट करके रखे होते हैं, वही वो उनको बेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं कि कौन सा बैंक
या कौन सा एनबीएफसी उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है, और लोन प्रोवाइड करने के साथ क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट हो सकता है, क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोन अमाउंट हो सकता है, क्या लोएस्ट से लोएस्ट पीएफ हो सकता है। मैं वैसे डिस्कस यहाँ पे मैं उस बैंक या एनबीएफसी का नाम नहीं लूँगा, बट कुछ एनबीएफसी दावा करती है कि मैं 12 महीने के बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे 3 लाख महीने के अगर ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब 24-25 लाख रुपए के टर्नओवर पे, रेंट पे भी रहते हैं तो भी हम लोन दे देते हैं। बट मैंने लिटरली देखे हैं कुछ ऐसी एनबीएफसी हैं जो लोन तो देते हैं, बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, लोन मिलता है, बट होता क्या है कि आप जब लोन के लिए वहाँ प्रोसेस होता है तो आपके प्रोसेसिंग फी के नाम पे अगर 5 लाख रुपए दे रहा है तो 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए आपके प्रोसेसिंग फी के नाम पे वो डिडक्ट करते हैं। मतलब 5 लाख का उन्होंने लोन किया तो आपके अकाउंट में हार्डली 4,10,000 की लमसम आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग की बात करूं तो 35% का होता है। तो करने को तो सब करते हैं, ऐसे तो लोन चाहिए तो आप बगल वाले पड़ोसी से, महाजन से भी जाकर के ले सकती हैं, वो आपको फ्लैट रेट पे 36-48% पे आपको एनुअली दे देगा, बट उससे सॉल्यूशन नहीं है ना। अब डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में मार्जिन कितना है। अगर आपके इंटरेस्ट जो पेइंग इंटरेस्ट है उससे लो अगर इंडस्ट्री मार्जिन है तो आपकी बिजनेस तो लॉस में जाएगा। तो ऑलवेज आपको कैलकुलेट करना होगा जो पेइंग आपका इंटरेस्ट है और जो आपका मार्जिन है वो ऑलवेज पेइंग इंटरेस्ट लो होना चाहिए आपके मार्जिन से। जी नहीं जी, मुझे एक बात बताइए, एक बिजनेसमैन को कैसे नॉलेज होगी कि ये एनबीएफसी या ये बैंक मेरी मदद करेगा, मेरे लिए बेस्ट करेगा? मैम, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक एमएसएमई की अपनी एक एक्सपर्टीज होती है। कोई मिल्क का काम कर रहा है, कोई मिल्क का बिजनेस कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज उसमें होगी। जी। उसकी एक्सपर्टीज इसमें नहीं होगी कि उसको एक्सिस बेस्ट लोन दे देगा, एचडीएफसी दे देगा या फिर आईडीएफसी दे देगा, उसे नहीं पता है। अगर वो अपने आप को ये बोलता भी है, एक बार लोन ले लिया, 2 बार लोन ले लिया, उसे ये माइंड में किसी को हो भी जाता है कि मैं अब एक्सपर्ट बन गया हूँ लोन लैंडिंग का, तो सॉरी फॉर दैट, बट एक्सपर्ट। नॉलेज में एक छोटा सा वर्ड आता है सिविल, क्योंकि हर थर्ड फोर्थ बिजनेसमैन कहता है मैम हम लोन के लिए गए थे, हमारा सिविल नहीं हो गया, हमारे सिविल में कुछ इशू हो गया, तुम्हें लोन नहीं हुआ है। तो तुम्हें इस टर्म के बारे में जानना चाहोगी क्या? मनीषा मैम, डेफिनेटली ये बहुत छोटा सा वर्ड है सिविल, बट ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मेजरली आज से अगर 5-8 साल पहले की बात करें तो बहुत कम लोग सिविल के बारे में अवेयर थे, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग सिविल से अवेयर है। अब सिविल है क्या, बेसिकली हो क्या रहा था, पहले लोग लोन ले लेते थे, एनपीए हो गए, फिर दूसरे को अप्रोच कर दिया। कुछ ऐसे मार्केट में हैं जो जुगाड़ ही करते रहते हैं, एक लोन से, एक बैंक से एनपीए हो गया, दूसरे बैंक से लोन करवा देते थे, बड़ी दिक्कतें आने लगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत दिक्कतें आई। तो बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस तो सिविल नहीं था, बट धीरे धीरे इसको हर जगह इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अभी रिसेंटली जनवरी में भी एक अपडेट आया है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है या लोन से रिलेटेड अगर आप अप्लीकेशन डालते हो तो विद इन 15 डेज आपको एक सिविल पोर्टल है जहाँ पे अपडेट करना है कि फलाने फलाने ने इस डेट में इस टाइप के लोन के लिए हमारे को इस बैंक में अप्रोच किया था, ताकि वहाँ पे दिखे। बेसिकली क्या होता है मैम, मैं अगर बात करूँ नॉर्मली, इसको हम लोग रिलेट करते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल बिहेव। अब एक सोशल बिहेव होता है, एक फैमिली बिहेव होता है। चूंकि अब ग्रो कर रही है इंडिया, बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं, अब बिजनेस में डेफिनेटली फंड तो चाहिए ही चाहिए, हर एक को फंड चाहिए। आजकल सुनने को भी मिलता है आईपीओ कर लो, इतने डीमेट अकाउंट होल्डर हैं, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। डेफिनेटली आ जाएंगे, आपकी ऑनरशिप भी तो बढ़ रहा है, आपकी स्किल भी तो बढ़ रहा है, आपकी एक्सपर्टीज है, प्रॉफिट कोई और ले रहा है। बट जब आप लोन लेते हैं, आपको पता है कि इसको मेरे को 1 साल में 1 करोड़ रुपया लिया है, इस पे मेरे को हार्डली 16% रिड्यूसिंग जाना है, मतलब
फ्लैट अगर मैं कैलकुलेट करूँ 9 से 10% का आपका ब्याज जाएगा। हाँ जी। अगर हम उस पैसे से अपना मार्जिन मैक्सिमाइज किया तो मैक्सिमम तो हमें बैंक को नहीं देना पड़ता ना मैडम, Right. तो वहां पे हमारी सेविंग होती है। मोस्ट आप किसी भी बड़े कंपनियों का नाम ले लो, किसी का भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबने आईपीओ जारी कर रखी है, सबकी शेयर है, फिर भी आप बात करो तो बैंक लोन का है। मैं उसका चर्चा करूंगा। विजय माल्या जी। कंपनी लिस्टेड, आईपीओ इशू, उसके बावजूद भी लोन तो लिया था ना। राइट। कंपनी जो चलती है ना उसमें भी दो पार्ट है, एक शेयर आप इशू करते हो, एक डिविडेंड। मोस्टली जो कंपनियां हैं वो डिविडेंड इशू करना ज़्यादा प्रेफर्ड करती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहां पे फिक्स एक इंटरेस्ट देना होता है। 12% पे डिविडेंड हमने इशू कर दिया, मतलब अगर हमने प्रॉफिट कमाया 50 रुपये, 50 रुपये में से नहीं देना है, 50 रुपीज में से मेरे को नहीं देना है, सिर्फ उसका 12% देना है, ओनली 12% ऑफ द लोन अमाउंट जो भी हमने उससे बोरो किया है। बट जब हम शेयर इशू करते हैं तो चाहे जो भी शेयर हो उसमें जो भी डिसाइड होता है एक प्रॉफिट ही हमें शेयर करना पड़ता है। सो दैट मोस्टली अभी लोगों को समझाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं कि बैंक के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, बैंक से लोन क्यों ले रहे हो, आईपीओ डालो, आप आओ हम प्रोसेस कराएंगे, आपको आईपीओ लॉन्च करेंगे, इतने डिमेट अकाउंट होल्डर हैं, आप सबके सामने जाओगे। बट सिचुएशंस क्या हो रहा है, आईपीओ से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। बैंक से बोरो लोन लेकर के आपको करना पड़ेगा, मोस्ट आप स्टडी करो आपको दिखेंगे। तो इससे हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बिजनेसमैन को कि वो लोन ले रहे हैं। लोन लेना कोई गुनाह भी नहीं है कि आपने लोन ले लिया। आप लोन ले रहे हो, बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, उसके एक्सपेंशन के लिए लोन ले रहे हो, बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हो, पूरा दुनिया लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इस बिहेवियर को इस जी टाइम जी जी बिल्कुल। तो सिबिल उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे सिनेरियो बहुत सारे आने लगे, तो ऐसे धीरे 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 करके मैंडेटरी करने लगे। अभी क्या होता है कि आप लाइक कुछ देर पहले मैंने बात किया था आपसे कि आप जब बिजनेस लोन के लिए सोचते हो तो आप सोचो एक लोन एक्सपर्ट के बारे में, आप सोचो एक लोन कंसल्टेंसी के बारे में। आप ये मत सोचो कि फलाने का कॉल आया वो लोन करा देगा, मेरे चाचा के भाई के साले हैं, रिश्तेदार है, वो लोन करा देंगे। मैटर नहीं करता है क्या कभी हमारा तबीयत खराब होता है तो एक मेडिकल स्टोर वाले होते हैं और एक एमबीबीएस होते हैं। सिर दर्द हुआ तो हम अपने रिलेटिव मेडिकल स्टोर वाले को तो जाके बोल देते हैं कि ये दवाई दे दो, हमें भी पता होता है और वो भी रेकमेंड कर देते हैं। बट क्या कुछ अगर ज्यादा ही हेडेक हो गया, 3 दिन से आपके हट नहीं रहे, 4 दिन हो गए, माइग्रेन हो गया, तो क्या मेडिकल स्टोर वाले आपको दवाई देंगे? नहीं, मैं एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती तो आपको एक एमबीबीएस कंसल्टेंसी, डॉक्टर कंसल्टेंसी की जरूरत होगी। यहाँ पे भी वो वही है, सिबिल जो है ना वो यही है कि आप ऐसे किसी के साथ नहीं जाओ। अब मैं बात करता हूँ, एक लोन एक्सपर्ट है, एक वेल नोन है, बैंक की पॉलिसी जानता है, उसकी एक्सपर्टीज उसी में है। जब हम जाते हैं उनके पास फाइल लेकर के तो वो पूरी स्टडी करते हैं, पैरामीटर्स चेक करते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये किस बैंक में जाएगा। सेम अगर मेडिकल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर आप एमबीबीएस के पास जाओ, माइग्रेन भी होगा तो पहले वो सिटी स्कैन लिखेंगे, एक्सरे करेंगे, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप पे कौन सा मेडिसिन चलेगा। लेकिन जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो या कोई ऐसे जो अननोन सो कॉल्ड डॉक्टर है आपकी सोसाइटी या कॉलोनी, वो ना तो आप पे टेस्ट करते हैं ना कुछ करते हैं। आपको उनको क्या करना है, आपको ये 3 दिन का मेडिसिन देना, मतलब टेस्ट एंड ट्राई चलता है। तो इधर भी वही है, आपने अगर बगल वाले को दे दिया तो टेस्ट एंड ट्राई है, उसने फाइल उठाया, उसे पता है 10 डॉक्यूमेंट्स लगने, आपने 10 डॉक्यूमेंट्स दे दिया। अब आपकी भी गलती नहीं है, किसी भी बिजनेसमैन की गलती नहीं है, उन्हें तो फंड चाहिए, उनको तो अपने बिजनेस को फ्यूल अप करना है। अब उन्होंने क्या किया, चलो जी अब उनके टच में है पुणे वाले, पुणे वाले में लगा दो, एक्स में लगा दो, वाई में लगा दो, जेड में लगा दो।
ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट है उससे जितने भी रिलेट करते ना, 1 to 1 each to each लगाते जा रहे हैं। 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, वो 20 बैंक में लगा दिए एनबीएफसी में। अब उनका भी सोचना गलत नहीं है, क्योंकि वो एक एजेंट है, कमीशन एजेंट है, वो तो कहीं से भी लोन हो जाए, उनको तो 2 पैसे मिलने हैं जी। उनको इनसे फर्क ही नहीं पड़ना है कि आपके सिबिल को क्या होना है। वो तो आप अगली बार गाली दोगे ना उसको, कौन सा सुनने आ रहा है। इधर हर कोई किसी को गाली देता है, पीछे क्या करना है। तो मिस्टर झा, इस सिविल है इसको मेंटेन कैसे रखा जाए? जी, सबसे पहले तो जब आप लोन के लिए सोचते हो तो आप एक वेल नोन जो लोन प्रोवाइडर है उसको आप सेलेक्ट करें। वो आपको जो भी रेकमेंड करते हैं आपके रिक्वायर्ड लोन के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोसेस होगा। सबसे पहले बचे लोन इंक्वायरी से। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, लोन इंक्वायरी अभी हो गया ना, बाद में तो हट जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं होता, इंक्वायरी तो इंक्वायरी ही है, वो तो रहेगा, क्योंकि आपने किया है ना, तो इंक्वायरी रहेगा। ये सबसे बड़ा है जो कि आजकल लोग अननोइंगली जी। इंक्वायरी रेज हो जाता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। किसी को भी दे रहे हैं तो आप बोलिए लिमिट में आप लगाओ, मेरे कंसेंट से लगाओ। दूसरा, अगर कोई रनिंग में लोन चल रहा है तो आप टाइमली एक ईएमआई बैलेंस करके रखें ताकि वो मिस ना हो, क्योंकि वो इफेक्ट करता है आपके सिबिल को। आप अपने लोन को जितने अच्छी तरीके से रीपे करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपका बिहेव अच्छा है, फाइनेंशियल बिहेव अच्छा है, और आपके लिए आगे, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो ना, तो अभी 50 करोड़ का आप सोच रहे हो बिजनेस का एक्सपेंशन, अगले साल सब कुछ अच्छा रहा तो 100 करोड़ के लिए सोचोगे और फंड की रिक्वायरमेंट होगी। जी। तो आप अप्रोच कर सकते हो फिर ना, उसको भी आपका बुक्स दिखेगा, आपका बिहेव दिखेगा, आपके बिजनेस दिखेंगे, तो उनको भी कॉन्फिडेंस होगा, लो रिस्क फील होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपको देंगे ना, आप ग्रो करोगे। तो ये 2-3 पैरामीटर है जिस पे आप सिबिल को बढ़िया रख सकते हो। एक तो अननेसेसरी इंक्वायरी ना करें। दूसरा, कोई भी लोन अगर आपका चल रहा है तो उसको मेंटेन करें, बाउंस ना हो, किसी भी तरह से डिले पेमेंट ना हो। हाँ, अब सिचुएशन ही कुछ ऐसा आ जाता है, कुछ इमरजेंसी आ जाता है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बट कोशिश करें कि आप अगर मैनेज हो पाता है तो आप अरेंज कर लें। तो ये 2-3 पॉइंट है जिससे आप कोई भी बिजनेसमैन एमएसएमई अपने सिबिल को बढ़िया से रखा जा सकता है, रख सकते हैं। धन्यवाद सर। जी। तो साथियों, आज हमने बड़ी खूबसूरत नॉलेज जान पाई मिस्टर झा के थ्रू बिजनेस लोन के रिगार्डिंग। आप सबका भी धन्यवाद। धन्यवाद।